5 अगस्त 2024 सुबह 11 बजे पूरा बांग्लादेश प्रदर्शन की आग में जल रहा था। प्रोटेस्टर्स ढाका की तरफ बढ़ते हैं। शेख हसीना फोन में एक नंबर डायल करती हैं, उसके आगे होता है +91। बांग्लादेश से कोसों दूर इंडिया में वो घंटी बजती है और सामने से फोन उठाते ही शेख हसीना इंडिया में विमान के लैंडिंग की इजाजत मांगती है। भारत आनन फानन में लैंडिंग की परमिशन दे देता है। पूरे ढाका शहर में हेवीली आर्म्ड ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया जाता है। पूरी तरह से इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब प्रोटेस्टर्स की सपोर्ट में आर्मी सड़कों पर उतर जाती है और इसके बाद एक न्यूज फ्लैश होती है। आर्मी दोपहर 2 बजे देश को एड्रेस करेगी। इससे साफ जाहिर होता है कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है। इस अफरा तफरी भरे माहौल में पता चलता है कि शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है और वो भागकर इंडिया जा रही हैं। जाने से पहले वो आखिरी बार देश की जनता से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन सिचुएशन इतनी खराब होती है कि उसे स्पीच को बीच में छोड़कर ही भागना पड़ा। ये 48 घंटे शेख हसीना के लिए लाइफ चेंजर साबित हुए। वो पीएम से सीधा रेफ्यूजी बन गई, लेकिन क्यों? आखिर पिछले 48 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा? ऐसा करने के लिए उसे किसने मजबूर किया? क्या शेख हसीना के भागने से छात्र को वाकई सक्सेस मिल गई? इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। इसको हम शुरुआत से समझेंगे, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ। तो होता यह है कि फ्रीडम फाइटर कोटा जो बांग्लादेश की आजादी के बाद से चल रहा था, पहले ये कोटा फ्रीडम फाइटर्स के लिए था, फिर इसे फ्रीडम फाइटर्स के बेटों के लिए किया गया। कुछ समय बाद इसे फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से 2018 में भी प्रोटेस्ट हुए थे। उस समय इस कोटा के खिलाफ एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया, जिसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि जिन्होंने ये पिटीशन सबमिट किया है उनका कोटा सिस्टम से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि बेसिकली ये स्टूडेंट से रिलेटेड है। हालांकि हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कोटा सिस्टम सही है या गलत, जिसके बाद प्रोटेस्ट काफी वायलेंट हो गया। फिर क्या था, इस कोटा सिस्टम को होल्ड पर रखना पड़ा। 6 साल बाद फ्रीडम फाइटर्स के फॉलोअर्स ने इस कोटा सिस्टम को लेकर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की। 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने इस कोटा सिस्टम को सही बताया, जिसके बाद छात्र फिर प्रदर्शन करने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टूडेंट्स शेख हसीना के खिलाफ भी प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह यह भी है कि शेख हसीना हमेशा से इस कोटे के सपोर्ट में थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस कोटा सिस्टम को उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान ने इंट्रोड्यूस किया था। शेख हसीना अपने पिता के सारे डिसीजंस को फॉलो करती थी हाई कोर्ट के डिसीजंस के बाद, इसलिए छात्र प्रोटेस्ट करने लगे और प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया कि सरकार ने 21 जुलाई को एक खतरनाक आदेश दिया। आदेश था रायटर्स को देखते ही गोली मारने का। इस गोलीबारी में देखते ही देखते कई 100 रायटर्स मारे गए, जिससे पूरे देश में दंगे भड़क गए। छात्रों के साथ साथ आम आदमी भी प्रोटेस्ट में कूद गए। इस दौरान प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को आवामी लीग की स्टूडेंट्स लीग का सामना भी करना पड़ा, जो छात्रों पर हमला करती है। इसके अलावा जमीन से उन पर पुलिस अटैक कर रही थी, तो आसमान से हेलीकॉप्टर्स, कहीं पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं टीयर गैसेस के गोले छोड़े जाते हैं। और एक तरफ इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स होते हैं, तो दूसरी तरफ आवामी लीग की छात्र विंग, पुलिस और मिलिट्री थी। इन सब के बीच 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट इस कोटे को वापस ले लेती है। जजमेंट में कहा जाता है कि 93% जॉब्स अब मेरिट पर ही होंगी और ओनली 7% कोटा होगा। लेकिन फिर भी छात्र प्रोटेस्ट करना नहीं छोड़ते। ऐसा क्यों? एक्चुअली इस क्रैकडाउन में ऑफिशियली करीब 300 एंड अनऑफिशियली करीब 1000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स पहले से ही गुस्से में थे। तभी शेख हसीना फिर से हिस्ट्री को दोहराने की कोशिश करती हैं। एक्चुअली 3 अगस्त को शेख हसीना आर्मी को एक बार फिर से प्रोटेस्टर्स पर क्रैकडाउन करने का ऑर्डर देती हैं, लेकिन इस बार आर्मी उनका ऑर्डर मानने से ही इनकार कर देती है और एक स्टेटमेंट जारी करती है कि हम बांग्लादेश के लोगों के साथ हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हैं, टेररिस्ट नहीं। अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है, इसलिए वो उन पर गोली नहीं चलाएंगे। फिर क्या था, अगले ही दिन 4 अगस्त को एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। स्टूडेंट्स ने क्लासेस अटेंड करना बंद कर दिया। उन्होंने शेख हसीना के रेजिग्नेशन की मांग की और ढाका तक एक लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया। अनाउंस किया गया कि सभी लोग टैक्सेस ना भरें, ना सरकार को कोई पैसा दें। सरकार ने इसका रिप्लाई वायलेंस के साथ किया। इतना जोरदार वायलेंस हुआ साहब कि सिर्फ एक दिन में 100 से ज्यादा जानें गई। अब तक के वायलेंस में 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स मारे गए थे, जो कि एक ऑफिशियल डेटा है। अनऑफिशियली ये नंबर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। प्रोटेस्टर्स ने सोचा कि माफी मांगने की जगह सरकार और वायलेंस कर रही है। इसके जवाब में कई प्रोटेस्टर्स ने बंग बंधु शेख मुजीब मेडिकल यूनिवर्सिटी को अटैक किया
ढाका में एक पब्लिक हॉस्पिटल पर हमला किया, उन्होंने कई हाईवेज ब्लॉक कर दिए, रूलिंग पार्टी एक्टिविस्ट को घेर लिया। अनफॉर्चुनेटली इस प्रोटेस्ट का हमें एक कम्युनल एंगल भी देखने को मिला। हिंदू माइनॉरिटी के घरों और मंदिरों पर हमला किया गया। अब हिंदू कम्युनिटी पर क्यों अटैक किया गया, ये समझ से परे। एक थ्योरी ये दी गई कि ट्रेडिशनली ये शेख हसीना को सपोर्ट करते हैं, पर प्रोटेस्टर्स ये भूल गए कि इनमें से कई लोग इनके साथ खड़े थे। अब सिचुएशंस उबल रही थी। फिर वो दिन आता है जिसे बांग्लादेश के इतिहास में दूसरी आजादी कहा जाता है। हुआ यूं कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 5 अगस्त को सुबह 11 बजते हैं। फिर वो खबर आती है जो शेख हसीना की कुर्सी को हिलाकर रख देती है। शहर में चप्पे चप्पे पर आर्मी के फोर्सेस नजर आते हैं। पूरी राजधानी में हेवीली आर्म्ड ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए जाते हैं, मानो जैसे किसी देश का बॉर्डर हो। लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती हैं। सड़कों पर एक सन्नाटा सा छा जाता है। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल हाउस के चारों ओर सिक्योरिटी पूरी टाइट कर दी जाती है, मारो परिंदे को भी पर मारने की इजाजत ना हो। इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है। सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। इन सब के बीच दोपहर 12 बजे आर्मी का एक स्टेटमेंट आता है कि वो दोपहर 2 बजे लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद लोगों में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है, आखिर अब क्या होगा, आर्मी क्या ऐलान करेगी, क्या वो प्रोटेस्टर्स पर सख्ती करेगी। ये सब सवाल प्रोटेस्टर्स एंड लोगों के दिलों में पैदा होते हैं। फिर घड़ी में 1:30 बजते हैं और वो खबर आती है जिसका प्रोटेस्टर्स इंतजार कर रहे थे। सन्नाटे को चीरते हुए एक ब्रेकिंग न्यूज टीवी पर फ्लैश करती है। न्यूज की बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और वो देश छोड़कर भारत जाने वाली हैं। मानो कुछ देर के लिए प्रोटेस्टर्स में शांति छा जाती है। फिर कुछ देर बाद वो खुशी से खिल उठते हैं। उनके चेहरे पर अलग ही सुकून होता है। सभी जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। आर्मी स्टाफ्स को फूलों का हार पहनाया जाता है। लोग सड़कों पर नाचते नजर आते हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? शेख हसीना को अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा? आखिर किसने उन्हें इस्तीफा देने के लिए राजी किया, या फिर यूं कहें कि मजबूर किया? आइए जानते हैं। एक्चुअली 4 अगस्त को केवल एक ही दिन में करीब 100 लोगों की मौत हो जाने के बाद स्टूडेंट्स में एक उबाल आता है और वो 5 अगस्त को एक फाइनल प्रोटेस्ट को कॉल देते हैं और शेख हसीना के ऑफिशियल रेजिडेंस को घेर लेते हैं। सिचुएशंस इतनी खराब थी कि दोपहर 1:30 बजे उनकी सिक्योरिटी टीम अपडेट देती है, हालात डेंजरस है, आपके पास कोई टाइम नहीं है स्पीच रिकॉर्ड करने का, ये सामान पैक करने का है, हमें तुरंत ही निकलना होगा। अपने आखिरी कुछ मिनट में हसीना ने आर्मी को बोला कि आप इन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फोर्स यूज कीजिए, बट अनफॉर्चुनेटली आर्मी ने प्रोटेस्टर्स के खिलाफ जाने से ही मना कर दिया। शेख हसीना फिर भी नहीं मानती हैं। वो कहती हैं कि इन प्रोटेस्टर से हमारा छात्र विंग लड़ेगा, इसलिए छात्रों को हथियार बांट दिए जाएं, जिससे पूरे देश में कत्लेआम मच गया। काफी खून खराबा होने लगा। सिचुएशंस को देखते हुए सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने शेख हसीना को इस्तीफा देने और देश छोड़ने के लिए कहा, लेकिन वो इसके लिए साफ इनकार कर देती हैं। फिर भी सुरक्षा अधिकारी हार नहीं मानते। वो उनकी बहन शेख रेहाना से फोन पर बात करते हैं और उन्हें प्राइम मिनिस्टर को समझाने के लिए कहते हैं, लेकिन शेख हसीना अपनी बहन की बात भी नहीं मानती। ऑफिसर्स की लाख कोशिशों के बावजूद भी प्राइम मिनिस्टर अपनी जिद पर अड़ी नहीं। ऐसे में सुरक्षा अधिकारी अपनी आखिरी कोशिश करते हैं और उनके बेटे जॉय को फोन लगाते हैं। जैसे ही फोन उठता है, ऑफिसर्स उन्हें बांग्लादेश के करंट सिचुएशन और शेख हसीना की सुरक्षा से रूबरू कराते हैं। फोन के डिस्कनेक्ट होने के तुरंत बाद जॉय अपनी मां से फोन पर बात करते हैं और रेजिग्नेशन देने को कहते हैं। बेटे की बातों में आकर वो इस्तीफा देने को राजी तो हो जाती हैं। फिर वो दोपहर 1:45 पर अगर गांव में प्लानिंग कमीशन की बिल्डिंग के लिए रवाना होती हैं। जैसे ही प्रोटेस्टर्स को इस बात की भनक लगती है, वो बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी टीम बिना टाइम वेस्ट किए शेख हसीना वर्ल्ड वॉर 2 एरा के एयरपोर्ट पर लेकर पहुंचती हैं, जो ओल्ड तेज गांव में था, जो अब ये आर्मी इवेक्शन के लिए यूज किया जाता है। खैर, यहाँ से वो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी बहन के साथ फरार हो जाती है। इसके बाद दोपहर 3 बजे आर्मी चीफ वकीर उस जमान देश को एड्रेस करते हैं। सभी प्रोटेस्टर्स को शांति बनाए रखने की अपील करते हैं और इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात करते हैं। इसके बाद पीएम रेजिडेंस के चारों ओर लगे बैरिकेड्स को हटा दिया जाता है। बस फिर क्या था, प्रोटेस्टर्स दौड़ते हुए पागलों की तरह अंदर घुस जाते हैं और एक बार फिर वो तस्वीरें आंखों के सामने फ्लैश होने लगती हैं, जो कभी श्रीलंका में देखी गई थी। कोई खाना लूटता है तो कोई कपड़ों पर धावा बोल देता है, कोई टीवी तो कोई फ्रिज, जिसको जो सामान मिलता है वो उठाकर चल देता है। कोई शेख हसीना के बेड पर आराम फरमाता नजर आता है तो कोई गार्डन में घूमता हुआ दिखाई देता है। वो उस वक्त स्टूडेंट से ज्यादा भूखे भेड़िए नजर आ रहे थे। ये नजारा देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो सालों से भूखे हों। इनके बिहेवियर से इनकी घटिया मानसिकता का पता चलता है, क्योंकि ये जिस तरह से कर रहे थे वो किसी भी सभ्य समाज के लिए सही नहीं था। और हद तो तब होती है जब रेजिडेंस के बाहर लगे
बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू पर धावा बोल देते हैं। पहले तो वो उसे हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करते हैं, जब वो इसमें कामयाब नहीं होते तो वो लोग मशीन से स्टैचू को ढा देते हैं। इसके बाद लोग संसद भवन में घुस जाते हैं। अब ये प्रोटेस्ट महज प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि बदला बन चुका था, जिसे पूरा करने के लिए वो हर उस चीज को मिटाने के लिए आतुर हो जाते हैं जो शेख हसीना से जुड़ी थी। सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब वो लोग हिंदुओं पर अटैक करते हैं। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें हर हिंदू में शेख हसीना ही नजर आ रही है। इसी वजह से वो लोग बांग्लादेश के माइनॉरिटी हिंदुओं के घरों को आग लगा देते हैं। नौबत यहां तक आ जाती है कि आवामी लीग के नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्रियों को देश छोड़कर भागना पड़ता है। शेख हसीना के इस्तीफा के बाद पूरे बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ा जाता है। लोगों द्वारा हिंदुओं पर हमला करने का मंजर देखने को मिलता है, लेकिन इस पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स का कहना है कि हम हिंदुओं पर हमला नहीं कर रहे हैं, ऐसा आवामी लीग के लोग कर रहे हैं। करंट सिनेरियो में शांति कब तक स्टैब्लिश होगी ये किसी को पता नहीं है। सेना कब तक सिचुएशंस को हैंडल करती है ये भी देखना होगा। पर ऐसे में सवाल ये उठता है साहब कि क्या शेख हसीना के देश छोड़कर चले जाने से प्रोटेस्टर्स के डिमांड्स कंप्लीट हो गए? अगर हम प्रोटेस्टर्स के डिमांड्स की बात करें तो उसे पूरा करने के लिए मजबूत सरकार का होना बहुत जरूरी है। प्रोटेस्टर्स की जीत तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक उनके सारे डिमांड्स पूरे नहीं हो जाते। क्या थे स्टूडेंट्स के डिमांड्स? स्टूडेंट्स के डिमांड इस तरह थे कि स्टूडेंट्स के मास किलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर को लेनी चाहिए और पब्लिकली माफी मांगनी होगी। सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन देना होगा। स्टूडेंट्स की किलिंग्स के दौरान मौजूद पुलिस ऑफिसर्स को पद से हटाया जाना चाहिए। ढाका, जहांगीरनगर, राजशाही यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को रिजाइन करना होगा और वो पुलिस ऑफिसर्स एंड गूंस जिनसे स्टूडेंट्स पर अटैक्स किए गए उन्हें अरेस्ट करना होगा। जो लोग इस पूरी हिंसा में घायल हुए या मारे गए हैं उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए ताकि उनकी मदद हो सके। इन सब वायलेंस के पीछे जिसका हाथ था वो बांग्लादेश छात्र लीग BCL था। इसे स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स और स्टूडेंट यूनियन एस्टैब्लिश से बैन किया जाए। ये स्टूडेंट विंग द प्रो गवर्नमेंट विंग है जो सरकार के इशारे पर काम करती है। प्रोटेस्टर्स सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्टल्स को खोलने की मांग करते हैं और ये गारंटी मांगते हैं कि उन्हें एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से तंग ना किया जाए। इन सारे पॉइंट्स पर अगर गौर करें तो ये सारे डिमांड्स तभी पूरे होंगे जब एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आएगी। स्टूडेंट्स की जीत अब नहीं हुई है क्योंकि उन्हें जिसे हटाना था वो तो हट गई, लेकिन आने वाले समय में गद्दे पर कौन बैठेगा वो ज्यादा मायने रखेगा। अगर ज्यादा समय तक मिलिट्री का राज रहा तो इससे देश को काफी नुकसान होने वाला है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक चलेगा बांग्लादेश में मिलिट्री राज? इन सब का भारत पर क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब आप कमेंट करके दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।